हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। और ये जो क्वेश्चन है इग्नू एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कभी 12 मार्क्स में और कभी 20 मार्क्स में है वो पूछा जाता है। इसमें हमें फर्स्ट है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको का पता होना चाहिए कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है हम किसे बोलते हैं। द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर इज नोन एज रेट ऑफ एक्सचेंज। जब हम डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम एक्सचेंज रेट है वो बोलते हैं। इट एक्सप्रेसेस एक्सटर्नल वैल्यू और परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और ये फॉरेन करेंसी की एक्सटर्नल और परचेजिंग पावर को एक्सप्रेस करती है। इसके लिए हमने ये एग्जांपल है वो लिया है। इफ़ 78 रुपीज़ आर टू बी पेड टू बाय $1। यदि $1 को परचेज करने के लिए हमें 78 रुपीज़ है वो स्पेंड करने पड़ रहे हैं तो हम इसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट की जो $1 है वो 78 रुपीज़ के इक्वल है। अब हम इसके टाइप्स हैं वो देखते हैं। जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो 3 टाइप्स की होती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। इसमें हमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर इफ़ेक्टिवनेस जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हमें चेक करना है कि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावी होगी या फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी। ये हमें इस जो क्वेश्चन है इसमें चेक। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसके अंडर जो हमारी करेंसी है उसकी जो वो फ्लक्चुएट होती रहती है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। जो मार्केट में करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो करेंसी है उसकी जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है कि जो हमें सुबह से शाम तक ये देखते हैं कि जो डॉलर है उसके मुकाबले जो रुपीज़ है वो कितने रुपीज़ हम पे कर रहे हैं $1 को परचेज़ करने के लिए। इसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज़ अलाउड टू एडजस्ट। ये फ्रीली एडजस्ट होती है और फ्लोट होती है और ये डिटरमाइन होती है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें इसे हम फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। अब ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें इक्विलिब्रियम है कहाँ पर है वो सेट होता है जहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई है करेंसी की जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग है जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। यहाँ पर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइन। जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वहाँ पर डिटरमाइन होगा जहाँ पर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिकम इक्वल टू इट्स सप्लाई। जो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है उसकी सप्लाई के इक्वल होगी। वेयर द फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम सेट होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव है या फिजिकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव है। मान लीजिए बीओपी नॉट इक्विलिब्रियम। जो बीओपी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। यदि बीओपी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो डिसइक्विलिब्रियम है और डिसइक्विलिब्रियम है तो या तो बीओपी में डेफिसिट हो सकता है या बीओपी सरप्लस हो सकता है। यदि बीओपी में डेफिसिट है या सरप्लस है तो हमें बीओपी को कैसे इक्विलिब्रियम में लाना है दोबारा से। इसके लिए एक मैकेनिज़्म है वो यूज़ होता है जिसे हम एडजस्टमेंट है वो बोलते हैं। और ये मैकेनिज़्म है चेंज इन एक्सचेंज रेट कि एक्सचेंज रेट को चेंज करके कैसे हम डोमेस्टिक करेंसी को डेप्रिशिएट है वो करते हैं और
डोमेस्टिक करेंसी को यदि बीओपी डेफिसिट में है तो डोमेस्टिक करेंसी हो डेप्रिशिएट होती है, और बीओपी सरप्लस में है तो डोमेस्टिक करेंसी हो एप्रिसिएट होती है। ये जो मैकेनिज्म है हम चेंज इन एक्सचेंज रेट्स में है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स में वो चेंज करके पता लगाते हैं कि जो बीओपी है उसको दोबारा से इक्विलिब्रियम में कैसे लेके आ सकते हैं। यदि बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है और डेफिसिट है या फिर सरप्लस है, तो मान लीजिए जो इकोनॉमी है वहाँ पर या तो रिसेशनरी ट्रेंड्स है या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है। यदि रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं तो हम एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी है वो यूज़ करते हैं रिसेशनरी ट्रेंड को है वो ठीक करने के लिए। यदि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स है तो हम जो मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेशनरी है वो यूज़ करते हैं और डेफिनेशनरी फिस्कल पॉलिसी है यूज़ करते हैं इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को ठीक करने के लिए। अब यहाँ पर हम मान कर चलते हैं जो इकोनॉमी है उसमें रिसेशनरी ट्रेंड है। यदि रिसेशनरी ट्रेंड है तो उसको हम दो पॉलिसी से है वो ठीक कर सकते हैं। एक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, सेकंड हमारी फिस्कल पॉलिसी है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई ऑपरेट्स करती है और जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव होती है रिसेशनरी ट्रेंड्स को है वो फुलफ़िल करने के लिए, और जो फिस्कल पॉलिसी है यहाँ पर इनइफेक्टिव होती है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आगे जो स्लाइड है उसमें हम चेक करेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव कैसे है और फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव कैसी है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। यदि जो इकोनॉमी है उसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मीन जो डॉलर है उसका प्राइस सेट होता है डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू द मार्केट मैकेनिज़्म। जो मार्केट मैकेनिज़्म है उसके डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो डॉलर है उसका जो प्राइस है वो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसके अकॉर्डिंग है वो सेट होता रहता है, ये फ्लक्चुएट है वो होता रहता है। यदि जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पर रिसेशनरी ट्रेंड है तो उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से कैसे परफेक्ट मोबिलिटी से उसको ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा यदि हम रिसेशनरी ट्रेंड को ठीक करने के लिए एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी विल शिफ्ट टू एलएम टू राइट देयर इज़ एन इंक्रीज इन वाई एंड ए फॉल इन इंटरेस्ट। कि जैसे ही ये हमारा आईएस कर्व है और ये हमारा एलएम कर्व है, ये हमारा बीपी है बीओपी कर्व है, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मान लीजिए कि हम रिसेशनरी ट्रेंड को ये हमारा एलएम कर्व है, रिसेशनरी ट्रेंड्स को ठीक करने के लिए मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारा जो एलएम कर्व है वो राइट वर्ड है वो शिफ्ट होगा, और ये हमारा जो आर स्टार है जहाँ पर जो ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट है वो सेट होता है। यहाँ पर हम ये जो एलएम और आईएस का जो डायग्राम है इसको इस डायग्राम से अच्छे से समझेंगे कि इकोनॉमी में जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा एलएम कर्व है वो राइट वर्ड है वो शिफ्ट कर जाता है, LM1 हो जाता है। और राइट वर्ड जैसे ही हमारा एलएम कर्व शिफ्ट होगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा डिक्रीज होगा सेकंड नंबर पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने से जो इन्वेस्टर्स हैं कि ये तो एक कॉमन सी बात है कि जहाँ पर जिस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वहाँ से इन्वेस्टर हैं वो वहाँ पर स्किप कर जाएंगे, उसे जो इकोनॉमी से अपना पैसा निकाल के बाहर ले जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जैसे ही स्विच करेंगे वो और जो कैपिटल का आउटफ्लो होगा, और जैसे ही कैपिटल का आउटफ्लो होता है तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो वर्स हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट को वर्स होने के बाद वो क्या होता है कि जो कैपिटल अकाउंट में वर्स हो जाएगा। और जो सेकंड इम्पैक्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो थ्रू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्रू जो हमारी इनकम है वो भी इंक्रीज होती है। और जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि यदि लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगी तो वो अपनी जो इनकम है उससे जो विदेशों से बना हुआ जो
माल है वो खरीदेंगे और हमारे इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो जो हमारा बीओपी में करंट अकाउंट है वो वर्स हो जाएगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से और रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज होने से हमारा जो कैपिटल अकाउंट है और हमारा जो करंट अकाउंट है दोनों ही हमारे वर्स हो जाएंगे, यानी जो हमारा टोटल बीओपी है वो वर्स हो जाएगा। अब हमारा जो टोटल बीओपी है वो वर्स हो गया, यानी जो हमारी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम से हट के LM1 पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब हमें दोबारा से अपना जो बीओपी है उसको इक्विलिब्रियम में लाना है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बीओपी है उसमें डेफिसिट है। बीओपी में डेफिसिट है तो हमारी जो करेंसी है, मैंने बताया था कि यदि बीओपी में डेफिसिट है तो करेंसी को हम डेप्रिशिएट करते हैं। जब हम अपनी जो करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, इंपोर्ट्स हमारे डाउन हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं तो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। और जो हमारे, आपको पता है कि जब हमारे नेट एक्सपोर्ट्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है तो जो IS कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। जो हमारा IS कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। जैसे ही हमारा IS कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा, IS से IS1 होगा, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो न्यू इक्विलिब्रियम E2 पॉइंट पर होगा, यानी जहाँ पर हमारा बीओपी यानी बीओपी और IS कर्व और LM कर्व तीनों इक्वल होंगे तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोबारा से इंटरनेशनल जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके इक्वल हो जाएगा और हमारी जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है यहाँ पर इफ़ेक्टिव होगी या इनइफेक्टिव होगी। अब आपने देखा कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है दोबारा से रिस्टोर हो गया है E2 पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव है। ये जो डायग्राम है मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया है। आप इस जो डायग्राम है और उसकी एक्सप्लेनेशन को ये जो मेरी पिछली स्लाइड है इससे भी कवर कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पर न्यू जो डायग्राम है वो बना सकते हैं कि अब हमारी जो कंक्लूज़न क्या निकल के आया कि जो फाइनल रिज़ल्ट हुआ, जो हमारी इनकम है वो इंक्रीज हो गई और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है यानी जो हमारा इंटरेस्ट रेट पहले था वही हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हो गया न्यू इक्विलिब्रियम में। और कंक्लूज़न ये आया कि जो पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव होगी। अब हम इस स्लाइड में जो फिस्कल पॉलिसी है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम है उससे आपको बताते हैं, ये हमारा LM कर्व है और ये हमारा IS कर्व है। जैसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है, ये हमारी इनकम है, यहाँ पर ये हमारा इक्विलिब्रियम है जहाँ पर, और ये हमारा BOP है जहाँ पर BOP इक्वल टू IS और इक्वल टू LM एक दूसरे के होंगे, तो वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इंटरनेशनली और इंटरनली दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये R* नेशनल जो रेट है वो है एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट का। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा IS कर्व है और LM कर्व है और E पॉइंट पर इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पर हम एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी है वो यूज़ कर रहे हैं। अब जब एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज़ करेगी तो जो गवर्नमेंट है अपना एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ करेगी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा तो IS कर्व, जो हमारा IS कर्व है वो राइट वर्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा IS1 हो जाएगा। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज होके Y से Y1 हो जाएगी। जैसे ही हमारी IS कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुआ और हमारी इनकम है वो इंक्रीज हुई
तो IS कर्व इंक्रीज होने से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से हमारा कि जब हमारे देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो बाहर से जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करने यहाँ पर आएंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो जो हमारा कैपिटल जो अकाउंट है उसमें कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो होगा। जब कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो होगा तो हमारा जो BOP कैपिटल अकाउंट है वो भी क्या होगा, सरप्लस इम्प्रूव होगा। BOP जो अकाउंट है वो इम्प्रूव होगा। यदि हमारा BOP कैपिटल अकाउंट इम्प्रूव होगा और हमारी नेशनल इनकम, सेकेंड इम्पैक्ट हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम इंक्रीज होने से हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इम्पोर्ट्स को इंक्रीज कैसे होंगे, क्योंकि हमारी जो करेंसी है उसका एप्रिसिएशन हुआ है। एप्रिसिएशन होगा तो हम बाहर से जो वस्तुएं हैं वो परचेज़ करेंगे। जो महंगी वस्तुएं हैं, जो डिमांडेड हैं, वो हम वस्तुएं हैं वो इंपोर्ट करेंगे। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं इंपोर्ट करेंगे, जो BOP का करंट अकाउंट है, BOP का करंट अकाउंट है वो हमारा वर्स हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो इनफ्लो हुआ है लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें आउटफ्लो हुआ है। और ये हमारा इनफ्लो, यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है उसमें इनफ्लो ज़्यादा है और करंट अकाउंट में जो वर्स है वो कम है। यानी हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है और हमारा जो पैसा करंट अकाउंट से बाहर कम गया है। तो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल BOP है वो इम्प्रूव होगा। जब हमारा ओवरऑल BOP है वो इम्प्रूव होगा, जब हमारा ओवरऑल BOP इम्प्रूव होगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो BOP है वो सरप्लस में हो जाएगा। BOP हमारा सरप्लस में होगा। BOP सरप्लस में होगा तो जो हमारी करेंसी है उसका एप्रिसिएशन होगा। करेंसी एप्रिसिएशन होगी तो हमारे इम्पोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज़ होंगे। और इससे क्या होगा, जो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। और हमारे नेट एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो जो ये हमारा IS से IS1 ये हमारा शिफ्ट हुआ था तो ये दोबारा से यहाँ पर पुराने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो निकल के आया है कि जो फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करने से क्या हुआ कि जो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गए और नेट एक्सपोर्ट्स कम हुए तो हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें कोई भी वो प्रभावी नहीं हुई, वो इनइफेक्टिव यहाँ पर हो गई। तो ये जो क्वेश्चन था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी प्रभावी है या नहीं है, तो इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो तो प्रभावी है लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है वो प्रभावी नहीं है। आप यहाँ से ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको अच्छे से लिख के और अपना डायग्राम बना के इसको पेपर में अच्छे से लिख के आएंगे। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप अपना टॉपिक कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।